1 क्या है इसमें, मार्केट स्ट्रक्चर की मार्केट का स्ट्रक्चर क्या होता है, यानी कि इसका मतलब होता है कि जो जो मार्केट में कंपटीशन होता है उसका क्या नेचर होता है, उसे वो कैसे रहता है, ठीक है। तो हम इसे समझते हैं। सो जो मार्केट स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, इट रेफर्स टू द नेचर ऑफ द कंपटीशन इन अ मार्केट, यानी कि मार्केट में क्या में कंपटीशन कैसा है ना, यानी कि कंपटीशन में क्या क्या आता है, यानी कि जो प्रोडक्ट है उसका नेचर कैसा है, प्रोडक्ट कैसा है, नंबर ऑफ टर्म्स क्या क्या है ना, डिग्री ऑफ कंट्रोल ओवर प्राइस, यानी कि जो प्राइजेस है उसका डिग्री ऑफ कंट्रोल क्या है, और एंट्री एंड एग्जिट कंडीशंस। तो इन चीजों पे क्या करती है, डिपेंड होती है, जो मार्केट स्ट्रक्चर होती है वो इन चीजों पे क्या होती है, डिपेंड करती है। सो आगे देखते हैं, मेजर मार्केट स्ट्रक्चर स्टडीड हियर आर, पहला होता है मोनोपोली, इसमें क्या होता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है, क्या होता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है, और इसमें हम ओलिगोपोली भी देखेंगे, ठीक है। तो ये चीजें हम एक एक करके देखते हैं, ये सारे टर्म्स क्या होते हैं इसे समझते हैं, ठीक है। तो ये तो नाम से तुम्हें पता चल रहा होगा ना, मोनो का मतलब क्या होता है, सिंगल होता है, और और इसमें जो कंपटीशन होगा वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हो जाएगा। ओलिगोपोली मतलब क्या होता है, ओलिगो का मतलब मैं तुम्हें अगर बताऊं तो इसका मतलब हो, जैसे कि मोनो का मतलब होता है 1, वैसे ही ओलिगो का मतलब होता है 2 to 10, ठीक है। सो इसका मतलब होता है ओलिगोपोली मतलब 2 to 10, यानी कि कोई चीज है वो 2 to 10 से तक है, सीमित है, और जो मोनोपोली में यानी कि सिंगल, ठीक है। अब देखते हैं कि इसमें सिंगल चीज क्या है, यानी और ओलिगोपोली में 2 to 10 क्या है, ठीक है। सो मोनोपोली में क्या होता है, मोनोपोली इज द मार्केट स्ट्रक्चर इन विच अ सिंगल फर्म इज द सोल प्रोड्यूसर एंड सेलर ऑफ अ प्रोडक्ट दैट हैज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, यानी कि ऐसा मार्केट होता है जहाँ पे सिंगल फर्म बनती है, क्या होती है, सिंगल फर्म बनती है, यानी कि सिंगल इंडस्ट्रीज होती है, सिंगल इंडस्ट्री होती है, क्या होती है, फर्म का मतलब यहाँ पे इंडस्ट्री होता है, फर्म का मतलब क्या होता है, तुम्हारा इंडस्ट्री होता है, जहाँ पे सिंगल फर्म होती है, सिंगल इंडस्ट्री होती है, जो कि सोल क्या होती है, प्रोड्यूसर होती है, और जो प्रोडक्ट का सेलर होता है ना, जो बेचने वाला होता है, उसके पास कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट्स नहीं होता है, इसका फीचर होता है सिंगल सेलर होता है इसमें, और एक ही फर्म होता है जो कि पूरे मार्केट को कंट्रोल करता है, मार्केट सप्लाई को कंट्रोल करता है, और फर्म का मतलब इंडस्ट्री होता है, ये बता दिया। अब क्लोज सब्स्टिट्यूट्स में क्या होता है, सो इसका मतलब होता है कि जो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है वो बहुत कम होती है, और कंज्यूमर के पास कोई ऑप्शंस अल्टरनेटिव्स नहीं होते हैं, तभी तो क्या हो जाता है, सब्स्टिट्यूट क्या हो जाता है, यानी कि नहीं होता है, उनके पास कोई ऑप्शंस नहीं होते हैं। हाई बैरियर्स टू एंट्री, इसमें क्या होता है, लीगल बैरियर्स होते हैं, यानी कि लीगली या फिर लॉ से रिलेटेड होता है ना, उसे लीगल वर्ड यूज करते हैं, लीगल बैरियर्स होता है, यानी कि उसमें क्या होता है, जैसे कि मान लो किसी प्रोडक्ट पे पैटेंट यानी कि अपना धब्बा लगा दे कि ये मेरा प्रोडक्ट है, इस अब कोई और इसे नहीं ले सकता, या फिर किसी के पास उस प्रोडक्ट का क्या लाइसेंस है, तो इससे हो जाता है, लीगल बैरियर्स लग जाते हैं। और कंट्रोल ओवर की रॉ मटेरियल्स, यानी कि रॉ मटेरियल्स के ओवर क्या करें, कंट्रोल, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल हो गया, तो इससे क्या होता है, बैरियर्स लग जाते हैं एंट्री में। प्राइस मेकर क्या होता है, फर्म डिसाइड्स प्राइस बाय एडजस्टिंग आउटपुट, यानी कि जो इंडस्ट्री होता है वो प्राइस को कैसे डिसाइड करता है, आउटपुट को एडजस्ट करके, वो अनलिमिटेड क्वांटिटी या फिर है ना, मतलब यानी कि वो किसी प्रोडक्ट का अनलिमिटेड तो क्वांटिटी नहीं बेच सकता, सिंगल मतलब एक प्राइस पे वो किसी प्रोडक्ट का अनलिमिटेड क्वांटिटी तो नहीं बेच सकता ना, तो उससे तो उसे डिसाइड करना पड़ता है, आउटपुट को एडजस्ट करके करना पड़ता है, डिसाइड करना पड़ता है, क्योंकि वो अनलिमिटेड नहीं बेच सकता, क्वांटिटी को अनलिमिटेड नहीं बेच सकता। सो इसमें क्या होता है, अनलिमिटेड नहीं बेच सकता, ठीक है, यानी कि लिमिटेड ही बेच सकता है। इसमें कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कब होता है, और सेल्स को बढ़ाने के लिए क्या करना है, प्राइस को कम करना पड़ता है। डिमांड AR एंड MR अंडर मोनोपोली, यानी कि मोनोपोली के अंदर डिमांड AR MR यानी कि एवरेज वैल्यू हो गया, मार्जिनल रेवेन्यू हो गया, यानी कि एवरेज रेवेन्यू हो गया और मार्जिनल रेवेन्यू हो गया, वो क्या होता है, तो जो एवरेज रेवेन्यू होता है उसका जो कर्व होता है वो कोइंसिडाइज होता है किसके साथ, डिमांड कर्व के साथ, और जो मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व होता है
वो AR यानी कि एवरेज रेवेन्यू के जस्ट नीचे होता है, मतलब नीचे लाई करता है। और जो मार्जिनल रेवेन्यू होता है वो AR यानी कि एवरेज रेवेन्यू से पहले गिर जाता है, यानी कि कम हो जाता है। क्योंकि क्या होता है, प्राइस रिडक्शन इफेक्ट आ जाता है, तो वो उससे जल्दी गिरता है, यानी कि जल्दी उसका प्राइस गिरता है MR का, यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू का। देन द एवरेज रेवेन्यू, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अंडर मोनोपोली। सो प्रॉफिट मैक्सिमाइज तो क्या होता है, ठीक है, यानी कि क्या कर रहे हैं, सिंगल फर्म के अंदर इंडस्ट्रीज में जो आउटपुट मिल रहा है उसके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर रहे हैं। अब सिंगल वाले में तो वैसे भी ज्यादा फायदा होता होगा, अगर सिंगल इंडस्ट्री कोई आउटपुट दे रही है तो उसमें ज्यादा ही फायदा होता होगा। सो यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया, ये जैसे एक लाइन में होना चाहिए था। MR इज इक्वल टू MC। आउटपुट डिटरमाइन होता है जब MR इज इक्वल टू क्या होता है, MC होता है। सो इसमें प्राइस डिटरमाइन होता है डिमांड कर्व से। और मोनोपोली क्या करते हैं, इट कैन अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स इवन इन द लॉन्ग रन, यानी लॉन्ग रन में भी प्रॉफिट्स कमा लेता है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, यानी कि मान लो अब एक एक दो जने सामान ले रहे हैं, तो थोड़ी देर पहले ना, जैसे कि मान लो अब थोड़ी देर एक राम सामान ले रहा था, तो राम को ना दुकानदार ने 20 रुपए का वो सामान दिया, और वही थोड़ी देर बाद उससे लेने के लिए है ना गीता आई, तो उसे सिर्फ 10 रुपए में ही दे दिया, तो डिस्क्रिमिनेशन करा ना। राम के साथ तो बुरा हुआ, उसे 20 का दिया, और सीता को तो, सॉरी सीता नहीं, मैंने क्या नाम लिया था, मैं ही नाम भूल गई, ठीक है। तो मान लो गीता को क्या दे दिया, 10 रुपए में ही दे दिया, तो डिस्क्रिमिनेशन किया, यानी कि गीता को 10 रुपए का दे दिया और राम को 20 रुपए का दिया, राम को महंगा दिया, तो यानी कि डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस, डिफरेंट प्राइजेस डिफरेंट कंज्यूमर को अगर चार्ज कर रहे हैं, तो ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या कर देता है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कॉज करता है। और वो भी किस, सेम प्रोडक्ट के लिए, यानी कि सेम प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट डिफरेंट दाम में बेचा, यानी कि उसने उसने वही चीज 20 रुपए की खरीदी राम ने, वो गीता ने वही सेम चीज 10 रुपए की खरीदी, तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर दिया ये तो दुकानदार ने, सेलर ने। इसमें क्या कंडीशंस रहते हैं, तो तुम ना ये फॉर्मूला और कंडीशंस जितने भी है ना, सब चीज अच्छे से लर्न कर लेना, एक पेपर में तुम या फिर कॉपी में अच्छे से लिख लोगे ना सारी चीजों को, और फिर लर्न कर लोगे, तो तुम्हें इससे डेफिनेशंस वगैरह भी अच्छे से लर्न हो जाएगी, है ना। तो इसमें कंडीशंस रहता है, डिफरेंट इलास्टिसिटीज ऑफ डिमांड रहती है, मार्केट सेपरेशन पॉसिबल रहता है, रीसेल नहीं होती है। टाइप्स का होता है फर्स्ट सेकंड थर्ड डिग्री, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड डिग्री। इसमें वेलफेयर इफेक्ट्स क्या रहते हैं मोनोपोली के, हायर प्राइस रहता है, आउटपुट कम रहता है। मोनोपोली में क्या होता है, सिंगल सिंगल फर्म होती है, सिंगल इंडस्ट्री होती है, तो उसके बाद तो प्राइस ज्यादा रख लेते हैं वो लोग, और आउटपुट कम होता है। सो इसमें क्या होता है, डेड वेट लॉस होता है, और जो एलोकेटिव इन एफिशिएंसी देखी जाती है, क्या क्यों, क्योंकि P इज ग्रेटर देन द MC। नेक्स्ट तुम्हारा आता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है। जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है वो एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे जो फर्म्स होती है वो क्या करती है, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स को बेचती है, और यहाँ पे जो एंट्री और एग्जिट होती है फ्री होता है, यानी कि कभी भी एंट्री कर सकते हो, कभी भी उस कंपटीशन से एग्जिट हो सकता है। तो ये ऐसा टाइप का मार्केट स्ट्रक्चर होता है। फीचर्स रहते हैं कि बहुत सारे फर्म्स होते हैं, तो अब बहुत सारे फर्म्स होंगे तो प्राइसेस कम रखनी पड़ेगी और आउटपुट ज़्यादा रखने पड़ेंगे। तो ईच फर्म हैज स्मॉल मार्केट शेयर, यानी कि जितने भी फर्म होते हैं उनका स्मॉल मार्केट शेयर होता है, जितनी भी इंडस्ट्रीज होती है उनका स्मॉल मार्केट शेयर होता है। क्या होता है, स्मॉल मार्केट शेयर होता है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या होता है, यानी कि जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो उनकी क्वालिटी डिफरेंट डिफरेंट होती है, ब्रांड्स डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, पैकेजिंग डिफरेंट होती है। जैसे कि मान लो ईयरफोन हो गया, ठीक है, अब मान लो नॉइस का ईयरफोन है या फिर रियलमी का ईयरफोन है, तो सबकी क्वालिटी डिफरेंट होगी, है ना, क्योंकि डिफरेंट ब्रांड्स है, तो और पैकेजिंग वगैरह भी डिफरेंट होती है। या फिर तुम फ्लिपकार्ट से सामान मंगा रहे हो, अमेजोन किसी से मंगा रहे हो, तो डिफरेंट पैकेजिंग होती है ना वो। तो जैसे मैंने तुम्हें एग्जाम्पल देने के लिए सब बताया, ठीक है, एग्जाम्पल देने के लिए बताया था मैंने। फर्म्स हैव सम प्राइस कंट्रोल, यानी कि जो इंडस्ट्रीज होती है उनका प्राइस पे कंट्रोल होता है। फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट, यानी कि इसमें कोई लॉन्ग रन सुपर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं होता है।
सेलिंग कॉस्ट, एडवर्टाइजिंग एंड ब्रांडिंग प्ले मेजर रोल, यानी कि जितना ज्यादा प्रचार करेंगे, जितना ज्यादा उसका ब्रांड का नाम होगा, ब्रांडिंग होगी, उतना ही ज्यादा वो बिकेगा सामान वगैरह। तो जो सेलर होगा उसका प्राइसेस बढ़ा देगा, तो सेलिंग कॉस्ट ज्यादा होगा। तो इसमें क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोप होता है, क्योंकि डिफरेंशिएशन की वजह से प्रोडक्ट का ब्रांड है ना डिफरेंट होगा और उसकी क्वालिटी डिफरेंट होगा, तो है ना मटेरियल डिफरेंट होगा, सब कुछ डिफरेंट होगा, तो इसकी डिफरेंशिएशन की वजह से क्या होगा, जो जो फर्म होते हैं वो अपना ओन डिमांड को फेस करेंगे। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम में क्या होता है, यानी इक्विलिब्रियम यानी कि स्टेबिलिटी, तो शॉर्ट रन स्टेबिलिटी में क्या होता है, फर्म्स अर्न करती है प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट यानी कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है, नॉर्मल प्रॉफिट भी अर्न कर सकती है और लॉस भी अर्न कर सकती है, यानी कि प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, और प्रॉफिट में भी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है और नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है। इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है, जब MR इज इक्वल टू MC। लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में क्या होता है, सो लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में होता है कि जो नए फर्म्स एंटर करते हैं, कब जब प्रॉफिट होती है और डिमांड कम होता है, वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर जाता है, और ये सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट्स कमाती है, जो फर्म्स इंडस्ट्रीज होती है वो सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट ही कमाती है, सुपर नॉर्मल या फिर लॉस वगैरह नहीं होता। फर्म्स क्या करती है, एक्सेस कैपेसिटी के साथ ऑपरेट करती है, यानी कि बहुत सारे कैपेसिटी से क्या करती है, क्योंकि उनकी योग्यता बहुत ज़्यादा होती है, क्यों, क्योंकि लॉन्ग रन होता है। एफिशिएंसी अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, प्रोडक्टिविटी क्या होती है, नहीं होती है, एफिशिएंट इतना नहीं होता, एलोकेटिवली क्या होता है, एफिशिएंट भी नहीं होता, बट वैरायटी प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स नहीं, सॉरी, कंज्यूमर्स को, गलती से मैंने स्टूडेंट्स बोल दिया, कंज्यूमर्स को प्रोवाइड करता है, क्या करता है, कंज्यूमर्स को वैरायटी प्रोवाइड करता है। अब ओलिगोपोली मतलब क्या होता है, मैंने उस समय तुम्हें बताया था ना कि ओलिगो का मतलब 2 से 10 तक होता है, लेकिन हम यहाँ पे हमने यूज सिर्फ फ्यू वर्ड यूज करा है, ठीक है, तुम भी फ्यू वर्ड यूज कर सकते हो। तो ये एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे जो कुछ कुछ बड़ी बड़ी फर्म्स होती है वो मार्केट को डोमिनेट करती है, क्या करती है, मार्केट को डोमिनेट करती है, यानी कि कंट्रोल करने की कोशिश करती है, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती है। और क्यों करती है, इसके क्या फीचर्स रहते हैं, क्योंकि जो ईच फर्म होती है इज अ लार्ज रिलेटिव टू द मार्केट, यानी कि उनका बड़ा सा इंडस्ट्रीज होता है, लार्ज रिलेटिव होते हैं वो मार्केट में, इसीलिए। इंटरडिपेंडेंस, फर्म्स डिसीजंस आफ्टर राइवल्स, तो ये डिसीजंस होते हैं वो राइवल्स को अफेक्ट करता है। स्ट्रेटेजिक बिहेवियर इज क्रूशियल, इसमें स्ट्रेटेजी बनाना बहुत जरूरी होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बैरियर्स टू एंट्री, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, ब्रांड लॉयल्टी, यानी कि ब्रांड जो होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए, उसका और नाम होना चाहिए, लॉयल्टी उसमें होनी चाहिए, है ना, फेक ब्रांड नहीं होना चाहिए, कैपिटल की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, तो ये बैरियर्स लगाते हैं एंट्री में, ठीक है। प्रोडक्ट का नेचर क्या हो सकता है, होमोजीनियस हो सकता है और डिफरेंशिएटेड हो सकता है। इंटरडिपेंडेंस एंड गेम थ्योरी, इस क्या होता है, तो इसमें जो फॉर्म्स होती है वो एंटीसिपेट राइवल्स रिएक्शन, यानी कि क्या करती है, राइवल्स के रिएक्शन को देखती है और यूज करा जाता है, यानी कि कंज्यूमर के बिहेवियर को एनालाइज करने के लिए, गेम थ्योरी को। इसमें की कॉन्सेप्ट्स है, डोमिनेंट स्ट्रेटेजी होती है, नेल्स इक्विलिब्रियम होता है, प्रिजनर्स डिलेमा होता है, किंग डिमांड कर्व थ्योरी एक्सप्लेन करता है रिजिडिटी को, फर्म्स फियर प्राइस वॉर्स, डिमांड कर्व लिंक किंग होते हैं, और MR कर्व का डिसकंटिन्यूटी होती है, यानी कि कॉन्टिन्यूस नहीं होता है। सो अगर मान लो अगर तुम्हें ये ना नोट्स पसंद आए ना, नोट्स चाहिए होंगे, तो तुम क्या करोगे, डिस्क्रिप्शन में जाके या फिर कमेंट सेक्शन में जाओगे ना, पिन कमेंट्स में, तो तुम वहां से बाय कर सकते हो, क्योंकि ये तुम्हारे लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, ठीक है। सो मैंने सोचा तुम्हें एक बार बता देती हूँ। सो कोलेसिव ओलिगोपोली क्या होता है, इसमें क्या होता है, फर्म्स कोऑपरेटिव होते हैं, क्या होता है, कोऑपरेटिव तो मिलकर काम करते हैं, जो इंडस्ट्रीज वगैरह होती है, और मोनोपोली की तरह ही एक्ट करते हैं। एग्जाम्पल हो गया OPEC, नॉन क्लेसिव ओलिगोपोली, यानी कि ये
एक दूसरे से क्या करते हैं, भिड़ते हैं, क्या करते हैं, भिड़ते हैं, compete करते हैं, लड़ते हैं, ठीक है, कंपटीशन मेंटेन करते हैं। जैसे आजकल तो कंपटीशन ही ज्यादा हर जगह रहता है। सो नेस इक्विलिब्रियम अराइज हो जाता है और आउटकम्स क्या हो सकता है, इनएफिशिएंट आ सकता है इसकी वजह से। अब कंपटीशन रहेगा तो आउटकम्स तो क्या आएंगे, इनएफिशिएंट ही आएंगे। वेलफेयर इम्प्लीकेशंस, इसमें क्या होता है, जो प्राइस होती है वो हायर होती है परफेक्ट कंपटीशन से, आउटपुट कम होता है, और क्या होता है, पोटेंशियल डेड वेट लॉस होता है। नेक्स्ट यूनिट है कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर थ्योरी। एक्सटर्नलिटीज क्या होता है, सो एक्सटर्नलिटी क्या मतलब क्या होता है, an externality arises when the production or consumption of a good affects a third party who is not directly involved in the market transaction, and this effect is not reflected in the market prices। यानी कि जो प्रोडक्शन होता है ना किसी सामान का बनना है ना, और जो लोग उसे ले रहे हैं तो उसका कंजप्शन करना, वो थर्ड पार्टी को अफेक्ट कर देता है, ठीक है, जो कि डायरेक्टली उसमें इन्वॉल्व नहीं भी होता है ना मार्केट में, तो भी वो उसे इफेक्ट कर देता है ना, तो इसे ही बोलते हैं एक्सटर्नैलिटी। So it arises when the externality arises when the production or consumption of a good, यानी कि जो प्रोडक्ट होता है वो अफेक्ट करता है, affects a third party who is not directly involved in the market transaction, and this effect is not reflected in market prices। ठीक है, यानी कि मार्केट प्राइसेस में रिफ्लेक्ट नहीं होता है। टाइप्स क्या होते हैं, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी हो गया, यानी कि it occurs when an activity imposes external cost on others, यानी कि जब वो किसी दूसरे लोगों पे क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल कॉस्ट लगा रहे हैं, तो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी हो गया। एग्जाम्पल हो गया पोल्यूशन फ्रॉम फैक्ट्रीज, नॉइज फ्रॉम लाउड स्पीकर, ट्रैफिक कॉन्गेशन, है ना, तो ये इन एक्टिविटीज से क्या हो रहा है, दूसरों पे एक्सटर्नल कॉस्ट लग रहे हैं, यानी कि दूसरों का ही नुकसान हो रहा है ना। और पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी में क्या हो जाएगा, जब जब यानी कि जो कोई एक्टिविटी एक्सटर्नल बेनिफिट दे रहा है किसी को, क्या दे रहा है, एक्सटर्नल बेनिफिट दे रहा है। सो इससे क्या होगा, जैसे कि मान लो अब जैसे कि कोई किसी को पढ़ा रहे हैं ना, जैसे मान लो मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ तो ये तुम्हें बेनिफिट देगा, तो इसे हम बोल सकते हैं पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी में क्या बोल सकते हैं, यानी कि किसी एक्टिविटी को करने से क्या फायदा हो रहा है किसी का, तो ये हो गया पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी। जैसे कि एजुकेशन हो गया, वैक्सीनेशन हो गया, रिसर्च हो गया, डेवलपमेंट हो गया, सो इन सब चीजों से फायदा हो रहा है ना किसी का। अगर एजुकेशन किसी को दे रहा है तो फायदा ही हो रहा है, वैक्सीनेशन से बीमारियों से बच पा रहे हैं। अब प्राइवेट कॉस्ट और सोशल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, प्राइवेट कॉस्ट जो कि कॉस्ट बॉर्न बाय प्रोड्यूसर से जो कॉस्ट लगता है, एक्सटर्नल कॉस्ट जो कि सोसाइटी में जो कॉस्ट लगता है, सोशल कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट। तो ये फॉर्मूला लर्न कर लेना। मार्केट फेलियर ड्यू टू एक्सटर्नैलिटीज, मार्केट फेल क्यों मार्केट फेल हो जाता है, सामान वगैरह नहीं बिकता है, नुकसान हो जाता है प्रोडक्ट्स का, क्यों होता है ना, और जब बहुत सारा अमाउंट्स में भी प्रोडक्ट बन जाता है तो भी ज्यादा नुकसान हो जाता है, क्यों होता है, क्योंकि जो प्रोड्यूसर होते हैं, जो मतलब जिन्होंने प्रोडक्शन करा है प्रोडक्ट्स का या फिर गुड्स का, वो इग्नोर कर देते हैं एक्सटर्नल कॉस्ट को, तो मार्केट फेल हो जाता है। और जो कंज्यूमर होते हैं वो एक्सटर्नल बेनिफिट्स को इग्नोर कर देते हैं, तभी मार्केट क्या होता है, फेल हो जाता है। आउटपुट डिफर्स फ्रॉम सोशली ऑप्टिमल लेवल, यानी कि आउटपुट होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है सोशल ऑप्टिमल लेवल से। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं सोशल वेलफेयर के, ओवर प्रोडक्शन इन नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज, अंडर या फिर जो नेगेटिव होता है वही चीजें क्या हो रही है, ज्यादा प्रोडक्शन हो जाती है, इसकी वजह से नुकसान होता है। और जो पॉजिटिव जिससे ज्यादा होना चाहिए था उनका प्रोडक्शन कम हो रहा है, तो जिसकी वजह से नुकसान हो जाता है, यानी कि पॉजिटिव को ज्यादा होना चाहिए था बट पॉजिटिव वाला अंडर प्रोडक्शन में, और नेगेटिव जिससे कम होना चाहिए था वो ओवर प्रोडक्शन में। तो ये नुकसान तो करेगा ये सोशली, है ना, सोशल वेलफेयर में लोगों के को नुकसान करेगा, लोगों के हित में ये है ही नहीं। और क्या इससे क्या होगा, डेडवेट लॉस हो जाएगा, और इनएफिशिएंट एलोकेशन होगा रिसोर्सेज का, यानी कि रिसोर्सेज जल्दी खत्म हो जाएंगे। गवर्नमेंट इंटरवेंशन, सो गवर्नमेंट क्या करते हैं, टैक्स लगाते हैं, सब्सिडीज वगैरह को प्रमोट करते हैं, रेगुलेशन प्रमोट करते हैं, है ना, मार्केट के स्ट्रक्चर हो गया मार्केट में,
और ट्रेड्स में कुछ ना मतलब परमिट्स लगाते हैं, यानी कि अलग कुछ चीज़ें अलाउ करते हैं, कुछ अलाउ नहीं करते हैं। पब्लिक गुड्स क्या होता है? पब्लिक गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि नॉन एक्सक्लूडेबल होते हैं और नॉन राइवल होते हैं, यानी कि नॉन एक्सक्लूडेबल मतलब कि जो कि कंजप्शन को प्राइवेट नहीं करता, नहीं रोकता, जितना चाहे कंजप्शन कर लो, नहीं रोकता है, तो नॉन एक्सक्लूडेबल हो गया। और नॉन राइवल हो गया जब एक वन पर्सन यूज मतलब वन पर्सन यूज डज नॉट रिड्यूस एबिलिटी टू द अदर्स, यानी कि एक पर्सन की यूज की वजह से दूसरे को नुकसान नहीं हो रहा है, उससे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, उसे मतलब सामान को लेने में, तो ये नॉन राइवल हो गया। अब किसी मान लो किसी ने जैसे कि किसी ने ना वो सामान उसे लेना, तो दो जने को सेम सामान लेना है। अब अब वो लोग मतलब झगड़ा करने लगेंगे तो राइवल ही हो जाएगा ना, राइवल ये इससे मतलब प्रमोट करेगा। लेकिन अगर वही चीज ज्यादा मात्रा में, तो राय तो क्या होगा, दोनों ले लेंगे वही सेम चीज, उन्हें जो पसंद है दोनों चीजें। एग्जाम्पल हो गया नेशनल डिफेंस में, स्ट्रीट लाइटिंग में, पब्लिक पार्क्स में, यानी कि सबको मिलता है, किसी एक जने के लिए नहीं होता, ये सबको मिलता है। फ्री राइडर प्रॉब्लम, individuals enjoy benefits without paying, leading to under provision, market failure, रोल ऑफ गवर्नमेंट। सो इसमें क्या होता है, रोल गवर्नमेंट का प्रोविजन होता है टैक्सेशन के थ्रू, ऑप्टिमल सप्लाई को इंश्योर करता है। अब कॉमन रिसोर्सेज क्या होते हैं, तो कॉमन रिसोर्सेज का होते हैं नॉन एक्सक्लूडेबल। राइवल होते हैं कंजप्शन में, क्या होता है राइवल, यानी कि मतलब उसका मतलब प्रोडक्ट्स वगैरह कम बनते हैं तो राइवल हो जाते हैं, यानी कि लोग झगड़ा करने लगते हैं, मुझे चाहिए मुझे चाहिए। एग्जाम्पल हो गया फिशरीज में, फॉरेस्ट हो गया, क्योंकि अब फॉरेस्ट में ज्यादा झगड़ा मतलब लोग ना कट करते हैं, बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। फिर फिशरीज में यानी कि मतलब लोगों को राइवली करते हैं कि मतलब जिस जो ज्यादा ले पाएगा ना उसी का तो ज्यादा चल पाएगा। अब मान लो कोई कोई फिश बेचता है, तो दो जने मान लो, दो जनों के बीच में कंपटीशन, वो फिश बेचते हैं, तो एक ने ज्यादा ले लिया और एक कम ही ले पाया, तो उनके बीच में क्या हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा ना, राइवल हो जाएगा कि तूने ज्यादा क्यों नहीं ले लिया, तूने कम क्यों लिया, तूने तो मुझे मौका ही नहीं दिया लेने का, तूने मछली पकड़ने का मौका ही नहीं दिया। तो ऐसे एग्जाम्पल हो गए सारे फॉरेस्ट में, ये सब जो ग्राउंड वाटर, क्लीन एयर, तो इन सब चीजों में ऐसा होता है। और ट्रेजिडी ऑफ द कॉमन्स, यानी कि ट्रेजिडी कब होती है, सो ओवर यूज ऑफ कॉमन रिसोर्सेज ड्यू टू सेल्फ इंटरेस्ट लीडिंग टू डिप्लीशन। यानी कि एक ही जो है मतलब बहुत सारे लोगों को सेम प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, रिसोर्सेज जल्दी खत्म हो जाएंगे, अपनी पसंद की वजह से वो लोग सब लोग लेना चाहेंगे, तो उसकी वजह से रिसोर्सेज का ओवर यूज हो जाएगा, तो खत्म हो जाएगा, उससे क्या हो जाएगा, डिप्लीशन हो जाएगा, यानी कि जल्दी खत्म हो जाएगा रिसोर्सेज जो होते हैं। सो इट विल कॉज ट्रेजेडी। अब मैनेजमेंट की चैलेंजेस क्या आती है, अब मैनेजमेंट करने में क्या दिक्कतें आती है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि ज्यादा मतलब ज्यादा बना लेता है तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो जाता है, ज्यादा नुकसान भी हो जाता है कई कई बार। सस्टेनेबिलिटी इश्यूज आ जाते हैं, यानी कि ज्यादा यूज कर लेते हैं तो आगे के लिए बचता ही नहीं है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट नहीं कर पाएगा। इन्फोर्समेंट डिफिकल्टी आ जाती है। इसका सॉल्यूशन क्या है, यानी कि इस पे गवर्नमेंट को पॉलिसीज बनानी चाहिए, कुछ रेगुलेशन करना चाहिए, है ना, उस पे कुछ राइट्स लगा मतलब प्रॉपर्टी राइट्स लगानी चाहिए, कोटास लगानी चाहिए, और कम्युनिटी की मैनेजमेंट करनी चाहिए, है ना, कैसे मैनेज करना चाहिए चीजों को। सो असिमेट्रिकल इंफॉर्मेशन क्या होता है, सो ये एक ऐसा सिचुएशन होता है जहाँ पे एक पार्टी है, उसके पास ज्यादा या तो बेटर बेटर इंफॉर्मेशन है किसी दूसरे पार्टी से, क्या है, एक पार्टी के पास या तो ज्यादा है या तो ज्यादा बेटर इंफॉर्मेशन है किसी दूसरे पार्टी से, तो इस सिचुएशन को बोलते हैं असिमेट्रिक सिमेट्रिक इंफॉर्मेशन। क्या टाइप्स होते हैं, एडवर्स सिलेक्शन, ये कॉन्ट्रैक्ट से पहले होता है, तो एडवर्स सिलेक्शन, इसमें क्या होता है, इंफॉर्मेशन हिडन होता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट से पहले ही बना लिया तो इंफॉर्मेशन हिडन रखते हैं ताकि पता ना चले। और लो क्वालिटी गुड्स होता है जो कि मार्केट को काफी डोमिनेट करता है, क्योंकि अब पहले तो बताते ही नहीं ऐसा प्रोडक्ट होगा, और फिर प्रोडक्ट तो कुछ बेकार सा ही निकलता है, तो लो क्वालिटी होता है और इन्फॉर्मेशन हिडन रखी जाती है काफी। सो एग्जाम्पल हो गया इसका, हायरिंग अनसुटेबल वर्कर्स ड्यू टू लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। अब यानी कि किसी मतलब इलिटरेट वर्कर को मान लो, या फिर अनसुटेबल जिसे स्किल्स तो है ही नहीं जिसमें, उस वर्कर को रख लिया, तो क्या हो जाएगा, उनका तो नुकसान हो जाएगा ना, लेकिन उन्हें तो पता ही नहीं था, उन्होंने तो उसे रख लिया।
सो लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से उन्होंने हायर कर लिया तो उनका नुकसान होगा उससे। सो यही क्या होता है तुम्हारा एडवर्स सिलेक्शन, यानी कि सिलेक्शन में नुकसान हो गया तो एडवर्स सिलेक्शन हो गया। मॉरल हजार्ड क्या होता है, इट अकर्स आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट के बाद में होता है। सो इसमें एक्शंस को हिडन रखा जाता है, क्या रखा जाता है, उसमें इंफॉर्मेशन को हिडन रखा जा रहा था, इसमें एक्शंस को क्या हिडन रखा जा रहा है। और रिड्यूस एफर्ट होता है एग्रीमेंट के बाद। एग्जाम्पल हो गया वर्कर्स वर्किंग आफ्टर गेटिंग परमानेंट, यानी कि वर्कर्स ढंग से काम नहीं कर रहे हैं परमानेंट एम्प्लॉयमेंट लेने के बाद। इसमें प्रॉब्लम्स आते हैं, इनएफिशिएंसी, मार्केट ब्रेकडाउन हो जाता है, यानी कि मार्केट सही से चलता नहीं है, ट्रस्ट बिल्डअप नहीं हो पाता, लॉस हो जाता है ट्रस्ट, यानी कि भरोसा जो होता है ट्रस्ट होता है वो चला जाता है। सो सॉल्यूशंस क्या है, सिग्नलिंग, यानी कि सिग्नलिंग यानी कि देखना पड़ेगा लगातार, है ना, उस पर मॉनिटर करना पड़ेगा, स्क्रीनिंग करना पड़ेगा, सिग्नलिंग करना पड़ेगा। इंसेंटिव बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए जिसमें पहले से चीज सब कुछ पता होनी चाहिए ना, इन्फॉर्मेशन बेस्ड होनी चाहिए, कुछ भी हिडन नहीं होना चाहिए। सिग्नलिंग और स्क्रीनिंग क्या होता है, एक्शंस टेकन बाय इन्फॉर्म्ड पार्टी टू रिवील इन्फॉर्मेशन, यानी कि इन्फॉर्मेशन रिवील होनी चाहिए, उस पर्टिकुलर पार्टी का इन्फॉर्मेशन रिवील होना चाहिए। एग्जाम्पल हो गया एजुकेशन डिग्री सिग्नलिंग प्रोडक्टिविटी, यानी कि एजुकेशन डिग्रीज में क्या होता है, सिग्नलिंग प्रोडक्टिविटी होता है, यानी कि एजुकेशन डिग्री में पता चल जाता है ना जो सही कि कितने मार्क्स आए थे इस पर्सन के, जो मतलब झूठा चीज है उसमें नहीं होता है, क्वालिफिकेशन वगैरह हो गया कि मतलब अपने रिज्यूम में तो इंसान कुछ भी लिख सकता है पर डिग्रीज में थोड़ी झूठ लिखे। स्क्रीनिंग में होता है एक्शंस टेकन बाय द अनइन्फॉर्म्ड पार्टी टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो अनइन्फॉर्म्ड पार्टी के द्वारा जो एक्शंस लिए जाते हैं इन्फॉर्मेशन को लेने के लिए, तो वो होता है स्क्रीनिंग करना। जैसे कि एग्जाम्पल हो गया एम्प्लॉयर्स ऑफ ऑफरिंग परफॉर्मेंस बेस्ड वेजेस, यानी कि परफॉर्मेंस के बेस्ड पे क्या करते हैं, वेजेस देते हैं। नेक्स्ट यूनिट हो गया इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एंड फैक्टर प्राइसिंग। फैक्टर प्राइसिंग क्या होता है, इट फैक्टर प्राइसिंग रेफर्स टू द डिटर्मिनेशन ऑफ रिवॉर्ड्स टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर द कंट्रीब्यूशन इन प्रोडक्शन प्रोसेस। सो ये डिटर्मिनेशन होता है किसी प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्शन के रिवॉर्ड्स का कंट्रीब्यूशन करने के लिए प्रोडक्शन के प्रोसेस में। फैक्टर्स हो गया लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। फैक्टर्स के इनकम्स का होता है रेंट हो गया जैसे कि लैंड, वेजेस हो गया लेबर, इंटरेस्ट हो गया कैपिटल, प्रॉफिट हो गया एंटरप्रेन्योरशिप। थ्योरी ऑफ फैक्टर डिमांड, सो इसमें है ड्राइव्ड डिमांड क्या होता है, डिमांड फॉर फैक्टर्स इट ड्राइव्ड फ्रॉम द डिमांड फॉर फाइनल गुड्स, यानी कि किसी फैक्टर्स के लिए जो डिमांड होता है वो किससे ड्राइव होता है, फाइनल गुड्स के डिमांड से, तो इसे बोलते हैं ड्राइव्ड डिमांड। हाई डिमांड फॉर गुड्स का मतलब होता है हाई डिमांड ऑफ फैक्टर्स भी होगा, अगर लोअर डिमांड होगा किसी प्रोडक्ट का, किसी गुड्स का, तो यानी कि लोअर डिमांड फैक्टर्स होंगे। अब एमपी मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, सो ये सब पहले बताया था ना, सो मैं एक शॉर्ट में बता देती हूँ। इट इज द एडिशनल आउटपुट प्रोड्यूस बाय एम्प्लॉइंग वन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ दैट फैक्टर कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, यानी कि क्या करता है, एडिशनल आउटपुट होते हैं किसी एक्स्ट्रा यूनिट का किसी एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ फैक्टर का जो कि अदर फैक्टर्स को क्या रखते हैं, कांस्टेंट मतलब रखते हैं, और बस एक ही एक्स्ट्रा यूनिट फैक्टर अफेक्ट करता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला है तुम्हारा VMP इज इक्वल टू MP इंटू प्राइस ऑफ द आउटपुट। सो यहाँ पे VMP मेजर करते हैं मॉनिटरी कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्टर को, फॉर्म्स कंपेयर करता है VMP को विथ फैक्टर कॉस्ट। नेक्स्ट है तुम्हारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन रूल, ये भी तो पढ़ ही लिया था। नेक्स्ट है तुम्हारा लेबर मार्केट एंड वेज डिटर्मिनेशन। सो इसमें जो डिमांड होती है लेबर की वो कैसी होती है, मतलब वो किस बेसिस पे देखा जाता है, मतलब इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, क्यों, क्योंकि डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट की वजह से, यानी कि मार्जिनल प्रोडक्ट होता है वो कम होता है उस वजह से। और ये डिटरमाइन करता है जो लेबर का डिमांड होता है वो डिटरमाइन करता है MRP से, लेबर के MRP से। सप्लाई ऑफ लेबर डिपेंड करता है पॉपुलेशन पे, प्रेफरेंस पे, और वेज रेट में, वेज रेट के है ना बेसिस पे। इक्विलिब्रियम वेज रेट कब होगा, स्टेबिलिटी कब मेंटेन करेगा, जब लेबर डिमांड और जो लेबर सप्लाई है वो डिटरमाइन करेगा इंटरसेक्शन पे, ठीक है। वेज डिफरेंशियल्स क्या होता है, सो ये होता है
वेजेस में डिफरेंस यानी कि जो ऑक्यूपेशन के बेसिस पे वर्कर्स के मतलब बेसिस पे वेजेस में डिफरेंस होता है, यानी कि सब स्किल्स लेबर का डिफरेंट वेजेस होता है और जो जो वर्कर्स होता है उनका डिफरेंट होता है। क्या कॉजेज होता है? डिफरेंस इन द एबिलिटी एंड स्किल हो गया, जो स्किल लेबर होता है वो ज्यादा कमाता है और जो नहीं होता वो कम कमाता है। कॉम्पेंसेटिंग डिफरेंशियल्स यानी कि रिस्किंग और अनप्लेजेंट जॉब होता है, जो होता है वो ज्यादा पे करता है, ठीक है। एजुकेशन ट्रेनिंग हो गया, डिस्क्रिमिनेशन हो गया, जेंडर कास्ट और रेशियल वाइज होता है। लेबर मार्केट इम्परफेक्शंस में यूनियंस हो गया की वजह से, मिनिमम वेज लॉस की वजह से, है ना। यानी कि मतलब पैसे वगैरह कम मिलते हैं, मिनिमम वेजेस होते हैं, तो उसकी वजह से मार्केट में ना नुकसान हो जाता है और क्या हो जाता है, क्रिएट इम्परफेक्शंस हो जाता है क्रिएट, ठीक है। रेंट एंड द मार्केट फॉर लैंड। रेंट का मतलब क्या होता है? रेंट इज द पेमेंट फॉर द यूज ऑफ लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि रेंट होता है कि किसी लैंड का यूज करो, किसी नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करो, तो उसमें पेमेंट करना पड़ता है, तो होता है रेंट पे करना। ये तुम कहीं पे किसी मतलब किराए पे रह रहे हो तो तुम्हें रेंट पे करना होता है ना, तो यानी कि यूज करने के लिए चीजों को और वहां पे रहने के लिए, तो ये हो गया रेंट। सप्लाई ऑफ लैंड में क्या होता है? इनलास्टिक होता है, फिक्स होता है टोटल सप्लाई में। डिटर्मिनेशन ऑफ रेंट में क्या आता है? ये डिमांड से ही डिटरमाइन यानी कि डिटरमाइंड होता है, और यानी कि डिमांड बढ़ेगा तो रेट भी, यानी कि जो रेंट होता है वो बढ़ेगा। डिमांड बढ़ेगा तो रेंट भी बढ़ेगा, ठीक है। अब जो कोई रह रहा है वो ज्यादा चीजों की डिमांड करेगा कि ये भी लगा दो, एसी लगा दो, ये लगा दो, गीजर लगा दो, तो रेंट भी तो ज्यादा देना पड़ेगा उसे। इकोनॉमिक रेंट क्या होता है? इट इज द पेमेंट ऑफ फैक्टर इन एक्सेस ऑफ इट्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी कि अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज्यादा होगी तो इकोनॉमिक रेंट का जो फैक्टर है वो डिपेंड इस पे क्या करेगा, इम्पैक्ट डालेगा। इंटरेस्ट एंड कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? मैन मेड प्रोडक्टिव एसेट्स असेस्ड होते हैं। डिमांड कैपिटल की किस पे बेसिस करता है? मार्जिनल प्रोडक्ट पे बेस करता है, और एक्सपेक्टेड रिटर्न्स पे, ये कितने रिटर्न्स आएंगे। इंटरेस्ट रेट डिटर्मिनेशन क्या होता है? इंटरेस्ट एक प्राइस होता है कैपिटल का जो डिटरमाइन होता है प्रोडक्टिविटी से कैपिटल के टाइम, प्रेफरेंस और रिस्क पे, ठीक है। प्रॉफिट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। तो प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट का मतलब होता है यानी कि फायदा हो रहा है ना, यानी कि बिजनेस में या फिर मार्केट में फायदा हो रहा है, तो वो हो गया रिवॉर्ड। तो सो इसमें क्या होता है? ये रिवॉर्ड होता है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। और प्रॉफिट किस किस तरह के होते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट होता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है कि जो मिनिमम में रिक्वायरमेंट अगर मिल पा रही है बिजनेस में रहने के लिए तो नॉर्मल प्रॉफिट होगा। और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट यानी कि बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स हो रहे हैं, बहुत फायदे हो रहे हैं इनोवेशन और मोनोपोली पावर की वजह से, ठीक है। तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। एंटरप्रेन्योर का काम क्या होता है? एंटरप्रेन्योर का काम होता है इनोवेटिव आइडियाज क्रिएट करना, इनोवेटिव आइडियाज लाना, लीडरशिप मेंटेन करना, रिस्क लेना, और एक बढ़िया बढ़िया डिसीजन मेकिंग करना, और मतलब कोऑर्डिनेशन मेंटेन करके रखना फैक्टर्स का। सो ये सब काम होता है एंटरप्रेन्योर का। और नेक्स्ट टॉपिक है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एंड इनइक्वालिटी, ठीक है। अब इनकम डिस्ट्रीब्यूशन करने में है नहीं इनइक्वालिटी आ जाती है, और कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, क्या होता है, चलो समझते हैं। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन रेफर्स टू हाउ नेशनल इनकम इज शेयर अमंग डिफरेंट फैक्टर्स, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स में कैसे नेशनल इनकम शेयर हो रहा है, तो ये होता है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करता है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को, एजुकेशन स्किल्स हो गया, है ना। मतलब डिफरेंट डिफरेंट लोगों का डिफरेंट एजुकेशन होता है, स्किल्स होता है, तो उस बेसिस पे भी फैक्टर, यानी कि डिफरेंट इनकम्स मिलती है, डिफरेंट अगर मान लो पोस्ट है, डिफरेंट मतलब लोग वर्क कर रहे हैं, प्रोफाइल है, तो डिफरेंट इनकम मिलेगा। इसमें और फैक्टर्स आ जाते हैं। मार्केट का पावर, मानो यानी कि मार्केट का पावर, जो मार्केट का सप्लाई है, पावर है वो ज्यादा होना चाहिए। ओनरशिप ऑफ असेट्स, ओनरशिप होनी चाहिए, और गवर्नमेंट पॉलिसीज को फॉलो करना चाहिए, तो ये सब चीजें भी अफेक्ट करती है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को, यानी कि इनकम को कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसमें गवर्नमेंट का रोल क्या आता है रीडिस्ट्रीब्यूशन में, है ना। इनकम को रीडिस्ट्रीब्यूट करने में क्या रोल आता है? प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, सब्सिडीज, मिनिमम वेज लॉस, क्या हो गया? प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, यानी कि इसमें जो गवर्नमेंट से जो टैक्स वगैरह लगाते हैं, सब्सिडीज हो जाता है,
और मिनिमम वेज लॉज हो गए ना, कुछ लॉज बनाए जाते हैं मिनिमम वेज के लिए, लॉज बनाए जाते हैं, कुछ कानून बनाए जाते हैं और कुछ प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं सोशल वेलफेयर से रिलेटेड। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी, सो इसका क्या आइडिया था? ईच फैक्टर इज पेड अकॉर्डिंग टू इट्स मार्जिनल कॉन्ट्रीब्यूशन, सो ईच फैक्टर को पेड करा जाता है उनके मार्जिनल कॉन्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे। इसमें क्या assumptions रहते हैं? परफेक्ट कंपटीशन होता है, एम्प्लॉयमेंट फुल रहती है, होमोजीनियस फैक्टर्स रहते हैं, और लिमिटेशन क्या रहता है? इग्नोर करता है पावर रिलेशंस को, अनरियलिस्टिक अजप्शंस रहते हैं, यानी कि मतलब जो पॉसिबल ना हो, और एक्सप्लेन नहीं करते हैं इनइक्वालिटी फुल, है ना, इनइक्वालिटी को क्या करते हैं? एक्सप्लेन नहीं करते हैं। सो ये यही है कि हम ये यूनिट थर्ड में क्या क्या पढ़ा, ठीक है। सो नेक्स्ट यूनिट है तुम्हारा इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है? इंटरनेशनल ट्रेड होता है कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के बीच में जो ट्रेड होता रहता है सामान वगैरह का, प्रोडक्ट्स का, सर्विस, है ना, यानी कि एक जो सामान है वो दूसरे कंट्रीज में भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम चलता रहता है, तो ये इंटरनेशनल ट्रेड में आता है। इट इज द एक्सचेंज ऑफ द गुड्स एंड सर्विस बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज। और कंट्रीज ट्रेड करती क्यों है? क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी डिफरेंट डिफरेंट है, जैसे कि अब जापान हो गया, चाइना हो गया, इन सब में डिफरेंट, उनमें काफी हाई टेक्नोलॉजी रहती है ना, और मान लो और कहीं पे लो टेक्नोलॉजी है, तो ये सब ट्रेड करा जाता है अपने फायदे और के लिए, ठीक है। कंट्रीज अपने फायदे के लिए क्या करती है? ट्रेड करती हैं गुड्स और प्रोडक्ट्स का। और रिसोर्सेज भी सबके पास डिफरेंस होते हैं, किसी के यहाँ पे मतलब यानी कि मतलब किसी के यहाँ पे पानी की मात्रा ज्यादा है, किसी के यहाँ है ना जैसे कि ये चीज कुछ चीजें रिसोर्सेज ज्यादा है, किसी के यहाँ कम है, और हर जगह का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी डिफरेंट होता है, इस वजह से करती हैं। और एफिशिएशन स्पेशलाइजेशन भी डिफरेंट होता है, इस वजह से करती हैं ट्रेड। एब्सोल्यूट एडवांटेज क्या होता है? A country has an absolute advantage if it can produce a good using fewer resources than another country. अब यानी कि एक कंट्री है, वो कम रिसोर्सेज में ही उस प्रोडक्ट को बना लेती है, लेकिन दूसरी कंट्री ज्यादा मतलब प्रोडक्ट, यानी कि उसी सेम प्रोडक्ट को वो ज्यादा रिसोर्सेज से बना रही है, और वो जो वाली और जो पिछली कंपनी है वो क्या कर रही है? वो कम कम रिसोर्सेज में बना रही है, तो लोग कम, तो जिसमें फायदा है, कम रिसोर्सेज में पैसे भी कम लगेंगे, तो उसी को वो यानी क्या करेंगे? प्रायोरिटाइज करेंगे, सो वो क्या हो जाएगा? एब्सोल्यूट एडवांटेज हो जाएगा। सो इसमें एडम स्मिथ का क्या व्यू था? इसमें व्यू था उनका, जो कंट्री शुड स्पेशलाइज इन गुड्स वेयर दे हैव एब्सोल्यूट एडवांटेज। यानी कि जो कंट्रीज को वहीं से गुड्स को लेना चाहिए, वहीं से, यानी कि प्रायोरिटी वहीं देना चाहिए जहाँ पे जो गुड्स है उसका एब्सोल्यूट एडवांटेज है, यानी कि वो कम रिसोर्सेज में भी बना लेते हैं प्रोडक्ट को। और जहाँ पे जो ट्रेड हो वो वर्ल्ड आउटपुट को क्या करता है? इंक्रीज करता है। इसका क्या लिमिटेशन उन्होंने बताया था? कैन नॉट एक्सप्लेन ट्रेड व्हेन वन कंट्री हैज एब्सोल्यूट एडवांटेज इन ऑल गुड्स, यानी कि मान लो अगर किसी कंट्री का एब्सोल्यूट एडवांटेज है वो सारे प्रोडक्ट्स में है, तब भी फायदा होगा, और कैसे फायदा होगा? तब तो और लोग क्या उन्हीं उसी कंट्री से सारा फिर प्रोडक्ट्स लेना चाहेंगे, रिसोर्सेज लेना चाहेंगे, तो ये एक लिमिटेशन था कि एक्सप्लेन वो नहीं कर पाए थे। कौन? एडम स्मिथ। कंपेरेटिव एडवांटेज क्या होता है? ए कंट्री हैज अ कंपेरेटिव एडवांटेज इन प्रोड्यूसिंग अ गुड इफ इट कैन प्रोड्यूस एट अ लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देन अनदर कंट्री, यानी कि लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में एक कंट्री देन दूसरे कंट्री से वो मतलब एडवांटेज दे पा रहा है, वो मतलब उस प्रोडक्ट का मतलब बेच पा रहा है, मतलब बेच नहीं पा रहा, सॉरी, रिसोर्सेज को प्रोवाइड दे पा रहा है, तो ये हो जाता है कंपेरेटिव एडवांटेज। ये दिया किसने था? डेविड रिकार्डो ने दिया था, ठीक है। तो उन्होंने अपनी थ्योरी में बताया था, ये सब नाम तुम याद कर लेना, ठीक है, जो भी जो तुम यानी कि जो पर्सन जिस थ्योरी को दिया था, जिससे जो एडवांटेज दिया था उनका कौन, ये सब याद कर लेना। और उन्होंने बताया, डेविड रिकार्डो ने बनाया था, जो बताया था कि जो कंपेरेटिव कैसे एडवांटेज यानी कि रहता है। उन्होंने बताया था कि जो ट्रेड बेनिफिशियल होता है वो इवन इफ वन कंट्री इज मोर एफिशिएंट इन ऑल गुड्स, यानी कि उन्होंने जो एडम स्मिथ नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे, वो डेविड रिकार्डो ने एक्सप्लेन किया कि जो ट्रेड होता है वो बेनिफिशियल तब भी रहता है जब एक कंट्री के पास सारे गुड्स का क्या है? एफिशिएंट है, यानी कि वो सारे गुड्स को कम रिसोर्सेज में बना सकते हैं, वो सारे ही गुड्स को मतलब उनके पास जो है वो क्या है? बेस्ट क्वालिटी में, सब कुछ उनके पास बेस्ट है, सो तब भी ट्रेड बेनिफिशियल रहता है, कोई उससे घटता नहीं है ट्रेड का, या नुकसान नहीं होता।
सो जो एडम स्मिथ एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे वो आगे चल के डेविड रिकार्डो ने एक्सप्लेन किया। सो इन्होंने बोला कि ये जो मैटर करता है वो एब्सोल्यूट कॉस्ट नहीं होता, वो रिलेटिव कॉस्ट होता है। तो उन्होंने बताया कि अगर रिलेटिव कॉस्ट अच्छी है तो भी बेनिफिशियल रहेगा ट्रेड में, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? इट इज द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन, यानी कि जो नेक्स्ट अल्टरनेटिव लिया जा सकता है तो वो एक ऐसी वैल्यू होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। गेन्स फ्रॉम ट्रेड, हायर टोटल प्रोडक्शन होता है, लोअर प्राइजेस रहता है, ग्रेटर वैरायटी ऑफ गुड्स, यानी कि प्रोडक्ट्स का वैरायटी अच्छा मिल जाता है, और एलोकेशन और रिसोर्सेज का एफिशिएंट वे में होता है। स्पेशलाइजेशन और ट्रेड क्या होता है? कंट्रीज स्पेशलाइज इन गुड्स वेयर दे हैव द कंपेरेटिव एडवांटेज, यानी कि जहाँ पे उन्हें फायदा हो रहा है, जहाँ पे सारे रिसोर्सेज है ना, रिसोर्सेज में मतलब ये एक प्रोडक्ट बनाने के लिए कम रिसोर्सेज में और कम पैसे लग रहे हैं, कम प्राइसेस है, तो सब सब उसे ही प्रायोरिटी देंगे ना लेने के लिए। तो इसलिए सारे कंट्रीज क्या होते हैं, गुड्स में स्पेशलाइज होते हैं। कब? जब उनके पास कंपैरेटिव एडवांटेज रहता है। सीपीएफ क्या होता है? कंजप्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, ट्रेड अलाउज कंजप्शन आउटसाइड द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, इंडिकेट करता है गेन्स फ्रॉम ट्रेड। टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होता है? इट रेफर्स टू द रेट एट विच वन गुड इज एक्सचेंज फॉर अनदर बिटवीन टू कंट्रीज, यानी कि एक प्रोडक्ट के बदले में दूसरा एक्सचेंज कर लिया दो कंट्रीज के बीच, मतलब दो कंट्रीज ने क्या किया, एक प्रोडक्ट के बीच में दूसरा प्रोडक्ट ले लिया या फिर एक्सचेंज कर लिया, तो ये होता है टर्म्स ऑफ ट्रेड। यानी कि एक ने बोला कि मेरे पास ये रिसोर्सेज अच्छा है, मेरे पास ये रिसोर्सेज का क्या है, कंपेरेटिव, क्या है कंपेरेटिव, वो है, ये हमने टर्म पढ़ा था क्या ना, कंपेरेटिव स्पेशलाइज है, ठीक है, क्या कंपेरेटिव स्पेशलाइजेशन, हमारे पास इसका कंपेरेटिव एडवांटेज है। तो हमारे पास इसका रिलेटिव क्या है, ज्यादा है, तो मतलब हमारे से तुम ये वाला प्रोडक्ट ले लो, बदले में हम तुम्हें ये वाला देंगे, तो इसमें आया ये, तो इससे क्या होता है, ट्रेड काफी अच्छी होती है, और ये दो कंट्रीज के बीच में एक्सचेंज कर लेते हैं वो लोग अपने प्रोडक्ट को, गुड्स को, ठीक है। सो इसे बोलते हैं टर्म्स ऑफ ट्रेड। इंपॉर्टेंस क्या रहता है? डिटरमाइंस हाउ गेन्स फ्रॉम ट्रेड आर शेयर्ड, फेवरेबल टर्म्स होते हैं ना, ज्यादा इंपोर्ट होता है एक्सपोर्ट के लिए। नेक्स्ट है वर्ल्ड प्राइसेस एंड डोमेस्टिक प्राइसेस। वर्ल्ड प्राइसेस क्या होता है? प्राइस दैट प्रीवियस इन द इंटरनेशनल मार्केट, जो इंटरनेशनल मार्केट में ना मतलब बेटर वर्कआउट करते हैं, तो इसे बोलते हैं वर्ल्ड प्राइस। रिलेशन विद डोमेस्टिक प्राइस, अगर वर्ल्ड प्राइस ग्रेटर है डोमेस्टिक प्राइस है तो एक्सपोर्ट करेगी, अगर वर्ल्ड प्राइस कम है तो इंपोर्ट करेगी, ठीक है, कंट्री इंपोर्ट करेगी। फ्री ट्रेड क्या होता है? फ्री ट्रेड रेफर्स टू ट्रेड विदाउट गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन सच एज टैरिफ्स और क्वार्ट्स, ठीक है, यानी कि जब जब फ्री ट्रेड तब होता है जब बिना गवर्नमेंट के रेस्ट्रिक्शन से ट्रेड अगर हो पा रही है, ट्रेड हो रही है, ठीक है, यानी कि बिना टैरिफ दिए, बिना टैक्स वगैरह दिए, गवर्नमेंट टैक्स दिए बिना, तो उसे बोलते हैं फ्री ट्रेड, यानी कि बिना रेस्ट्रिक्शन के, गवर्नमेंट के रेस्ट्रिक्शन से। इसका क्या फायदा होता है, क्या बेनिफिट रहता है? एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज, यानी कि रिसोर्सेज का एलोकेशन है ना, यानी कि रिसोर्सेज का ढंग से यूज भी हो पाता है एफिशिएंट वे में, और रिसोर्सेज बचा के भी रख लेते हैं। कंपटीशन बढ़ता है मार्केट का। प्राइसेस कंज्यूमर्स के लिए यानी कि बहुत कम रहता है प्राइसेस, और इनोवेशन को इंकरेज करता है ना, ताकि न्यू आइडियाज वगैरह और ला सके इसमें। विनर्स और लूजर्स क्या रहते हैं इसमें? कंज्यूमर्स को फायदा रहता है, वो गेन करते हैं, और डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, उनका लॉस हो जाता है, उन्हें नुकसान होता है। प्रोटेक्शनिज्म क्या होता है? इट रेफर्स टू द गवर्नमेंट पॉलिसीज दैट रिस्ट्रिक्ट इंटरनेशनल ट्रेड, यानी जो इंटरनेशनल ट्रेड को में क्या करता है, रिस्ट्रिक्शन ला देते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज की वजह से कुछ, तो उसे बोलते हैं प्रोटेक्शनिज्म। क्या इसका मेन गोल एम रहता है, ऑब्जेक्टिव रहता है? प्रोटेक्ट करता है डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को, प्रोटेक्ट करता है एम्प्लॉयमेंट को, और नेशनल सिक्योरिटी मेंटेन करता है। इन्फेंट इंडस्ट्री प्रोटेक्शन करता है। टैरिफ क्या होता है? टैरिफ एक ऐसा टैक्स होता है ना, जो कि लगाया जाता है किसी इम्पोर्टेड गुड्स में, यानी कि प्रोडक्ट्स में क्या करते हैं, टैक्स लगा देते हैं, तो उसे बोलते हैं टैरिफ। टाइप्स ऑफ टैरिफ क्या होता है? स्पेसिफिक टैरिफ होता है, और एड वैलोरम टैरिफ होता है। हाँ, तो तुम लोगों से ना तारीफ मत पढ़ लेना, ऐसे टैरिफ ही पढ़ना, ठीक है। तो स्पेसिफिक होता है और एड
वैलोरम टैरिफ होता है, ठीक है। क्या इफेक्ट रहता है टैरिफ का? डोमेस्टिक प्राइसेस को बढ़ा देता है, इंपोर्ट को कम करता है, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स के लिए भी फायदा देता है, और कंज्यूमर को बल्कि नुकसान करता है, और डेरिवेटिव लॉस को कॉज करता है। और गवर्नमेंट रेवेन्यू कैसे क्या होता है, ठीक है, इसमें टैरिफ में। सो टैरिफ जनरेट रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट, यानी कि जो टैरिफ होता है वो गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू जनरेट करता है, यानी कि जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू आता है वो टैरिफ से आता है, उन्हें टैक्सेस से गवर्नमेंट को मिल जाता है। कोटास क्या होता है? सो कोटा इज अ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन ऑन इम्पोर्ट्स, यानी कि जो इम्पोर्ट्स में क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कोई सा, तो उसे कोटा बोलते हैं, ठीक है। इफेक्ट्स क्या रहते हैं इसके? क्वांटिटी इंपोर्ट को लिमिट में, यानी कि लिमिटेशन रहती है, यानी कि लिमिट में होता है, ज्यादा का नहीं हो सकता। डोमेस्टिक प्राइसेस को बढ़ा देते हैं, और कोटा रेंट्स को क्रिएट करते हैं। और क्या इसके क्या इफेक्ट रहते हैं कोटा के? सिमिलर होते हैं वेलफेयर इफेक्ट से, जैसे कि टैरिफ हो गया। डिफरेंस क्या होता है? टैरिफ होता है वो गवर्नमेंट रेवेन्यू को जनरेट करता है, और कोटा होता है वो लाइसेंस होल्डर्स के लिए बेनिफिशियल रहता है, और दोनों इनएफिशिएंसी को क्या करता है, क्रिएट करते हैं। आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट फ्री ट्रेड। अब फ्री ट्रेड को लेके क्या आर्ग्यूमेंट्स हुए थे, यानी कि क्योंकि इसमें जो फ्री ट्रेड होता है इसमें टैक्सेस लगते नहीं है, कुछ गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शंस होता नहीं है, फिर भी ट्रेड हो जाता है ना, इंटरनेशनली। सो इसकी और टैक्स भी नहीं देना पड़ता, तो क्या इसके बीच के क्या आर्ग्यूमेंट्स थे, ठीक है। जॉब प्रोटेक्शन आर्ग्यूमेंट था, यानी कि जॉब प्रोटेक्शन करने के लिए, नेशनल सिक्योरिटी आर्ग्यूमेंट, इन्फेंट इंडस्ट्री आर्ग्यूमेंट, और इसकी वजह से क्या हो रहा था, अनफेयर कंपटीशन हो रहा था, सो अनफेयर कंपटीशन आर्ग्यूमेंट। नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा वेलफेयर इफेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। और वेलफेयर इफेक्ट्स क्या आ जाते हैं इंटरनेशनल ट्रेड करने पे? कंज्यूमर सरप्लस इंक्रीज हो जाता है इंपोर्ट के साथ, प्रोड्यूसर सरप्लस इंक्रीज हो जाता है एक्सपोर्ट के साथ, और डिक्रीज हो जाता है इंपोर्ट के साथ। नेशनल वेलफेयर कब होता है? जब फ्री ट्रेड होता है वो मैक्सिमाइज कर देता है टोटल सरप्लस को। अब गवर्नमेंट का क्या रोल रहता है ट्रेड पॉलिसीज में, जो वो बनाते हैं ना, ट्रेड पॉलिसीज बनाते हैं, तो क्या रोल रहता है गवर्नमेंट का? इम्पोजिशन ऑफ टैरिफ्स, यानी कि टैक्स लगा देते हैं, इम्पोजिशन करते हैं उसका, कोटास को इम्पोर्ट करते हैं, सब्सिडीज को एक्सपोर्ट करते हैं, ट्रेड की कुछ एग्रीमेंट्स रहती है। तो ये बस बेसिकली यूनिट 4 की समरी है, ठीक है। हमने इसमें ट्रेड बेस्ड कंपैरेटिव एडवांटेज पढ़ा, स्पेशलाइजेशन, जिससे क्या होता है, फायदा होता है ना, ट्रेड में स्पेशलाइजेशन होता है, तो यानी कि एक पर्टिकुलर कंट्री को प्रायोरिटी दे रहे हो, उनका रिसोर्सेज ले रहे हैं। फ्री ट्रेड हमने पढ़ा, जिसकी वजह से ना टैक्स वगैरह नहीं लगते, इसमें टैरिफ नहीं लगता। प्रोटेक्शनिज्म पढ़ा, इसकी वजह से क्या होता है, इनएफिशिएंसी होता है। सो हम पीवाईक्यूज में तुम्हें मैं बस एक एक करके दिखा देती हूँ, क्योंकि अब वीडियो लंबी ना हो, तो मैं तुम्हें एक एक करके ना बस क्वेश्चंस तुम्हारे लिए को मैं एक एक करके दिखा देती हूँ, तो तुम लोग ना इसे प्रैक्टिस कर लेना, लर्न कर लेना। अगर सवाल वाले क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर सकते हो, अगर नोट्स है, वैसे तो नोट्स में सारा एक्सप्लेन है, तो तुम, और मैं एक्सप्लेन भी तुम्हें कर ही चुकी हूँ, तो तुम बस एक बार देख लेना, सारे को रीड कर लेना, और अगर नोट्स चाहिए होगा तो तुम ना डिस्क्रिप्शन में जाके देख भी सकते हो, ठीक है। अफोर्डेबल प्राइसेस में तुम्हें मिल जाता है ये। सो मैं तुम्हें एक एक करके पीवाई दिखा देती हूँ, ठीक है। तो ये तुम्हें ये सब तुम्हें ना नोट्स, शॉर्ट नोट्स में आ सकता है, ये क्वेश्चंस तुम्हारे आ सकते हैं ना, एक एक करके तुम्हें दिखाती हूँ। ये टैरिफ वगैरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे, पीवाईक्यूज में भी थे तुम्हारे ये। सो हमने सारे क्वेश्चंस मैं तुम्हें दिखा दिए पीवाईक्यूज के, तो तुम इसे अच्छे से लर्न कर लेना, और नोट्स को लर्न करना। और अगर नोट्स चाहिए होगी तो डिस्क्रिप्शन में जाके तुम देखोगे, या फिर कमेंट सेक्शन में पिन होगा, तो जाके देखोगे, और नोट्स को बाय कर सकते हो अफोर्डेबल प्राइसेस में। और फिर मान लो तुम बाय नहीं करना चाहते, तो तुम वीडियो को पॉज कर करके तुम देख सकते हो, या फिर स्क्रीनशॉट ले लेके पढ़ सकते हो। तो तुम इसे वीडियो को अच्छे से देखना, प्रैक्टिस करना, लर्न करना, अच्छे से लिख लिख के देखना 4-5 बार अच्छे से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों को, और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। थैंक यू।